बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेक्चर सीरीज़ के अंदर हमारा टॉपिक जो ऑलरेडी कंटिन्यू है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, इसका लेक्चर नंबर 10 का पार्ट बी अब हम उसको मुकम्मल करेंगे। तो आज के हमारे जो इश्यूज़ हैं कंपेंसेशन मैनेजमेंट एंड रिवार्ड सिस्टम के अंदर वो कुछ यूँ हैं। ये पूरा चार्ट मैंने आपके सामने इस चैप्टर के जो मुकम्मल लर्निंग आउटकम्स हैं उनका एक दिया हुआ है, जिसमें से ये जो पहले दो जिनको मैंने ब्लू कलर से बोल्ड किया हुआ है ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं 10 पॉइंट ए पहले पार्ट के अंदर। अब ये जिनको मैंने रेड किया हुआ है लेक्चर नंबर 10 पार्ट बी के अंदर जिन तीन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ कंपेंसेशन, यानी जो सैलरीज़ का निज़ाम होता है, जो सैलरीज डिपार्टमेंट है, जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है, जो लेबर डिपार्टमेंट है, वो किस तरह से काम करता है, सैलरीज़ को एक्यूमुलेट कैसे किया जाता है, सैलरीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, बेसिक पे क्या होती है, बेसिक अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं जो लेबर में जो बेसिक पे के अंदर प्लस किए जा सकते हैं, कौन से बेनिफिट्स या अलाउंसेस हैं जो लेबर्स को पे किए जा सकते हैं। इसी तरह अदारों के अंदर जैसे मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, तो इसी तरह से 3 ही लेवल्स पे आपके एम्प्लॉइज़ काम कर रहे होते हैं और उनको 3 ग्रेड्स असाइन किए जाते हैं। ग्रेड वाइज तनख्वाहों का निज़ाम क्या होगा, उनके प्रिविलेजेस कैसे होते हैं, उनको एनुअल इंक्रीमेंट कैसे की दी जाती है, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल जो है यानी वो सैलरी का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से कुछ सैलरी एक्यूमुलेट होना शुरू होती है वो क्या है, इन चीज़ों को देखेंगे। फिर हम इंसेंटिव स्कीम्स को देखेंगे कि जो लेबर जो है वो आपकी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर जो काम करती हैं उनको इंसेंटिव्स किस किस्म के दिए जा सकते हैं, डायरेक्ट नौयत के कौन से होंगे और इनडायरेक्ट नौयत के कौन से होंगे। स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखने की है कि लेक्चर नंबर 10 के पार्ट ए के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेंटिव्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कंपेंसेशन की पहले इसको पढ़ लिया हुआ है और देख लिया है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। अब जस्ट मैंने आपको ये बताना है कि जो सैलरी स्लिप होती है उसके ऊपर कुछ चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। तो एम्प्लॉइज़ की या लेबर की जो इंसेंटिव स्कीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी कौन कौन सी लेवल के ऊपर, कौन कौन सी पे के ऊपर, काइंड ऑफ लेबर के ऊपर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो सकती है। फिर ये देखेंगे कि फ्रिंज बेनिफिट्स उनको क्या दिए जाते हैं। कुछ बेनिफिट्स तो ऐसे होते हैं जो ऑन गोइंग जॉब के साथ साथ प्रोवाइड करने होते हैं और कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं कि जो लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए होते हैं, यानी आफ्टर या पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि पेंशन है, ग्रेजुटी है, सुपरएनुएशन फंड है एंड सो ऑन। रिकॉल करते हैं जी कंपेंसेशन को, चूँकि ये हमारा टॉपिक जो है वो कंपेंसेशन से ही रेलेवेंट है कि कंपेंसेशन क्या थी। जैसा कि हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया है कि कंपेंसेशन इज़ व्हाट एम्प्लॉइज रिसीव इन एक्सचेंज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एम्प्लॉइज जो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज देते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर जो उनके रोल प्ले होते हैं उसके अगेंस्ट जो उनको मुआवजा पे किया जाता है। जनरली स्पीकिंग एम्प्लॉइज ऑफर देयर सर्विसेज फॉर 3 टाइप्स ऑफ रिवार्ड्स। आमतौर पे एम्प्लॉइज़ 3 किस्म की जो वसूलियाँ हैं या रिवार्ड्स हैं वो वसूल करते हैं इदारों से, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होती हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर किसी भी बिज़नेस कंसर्न्स में। पहला जो उनको बेनिफिट दिया जाता है या रिवार्ड दिया जाता है उसको हम बेसिक पे कहते हैं। इट इज़ द बेसिक कंपनसेशन एन एम्प्लॉय गेट्स यूजुअली एज अ वेज आर सैलरी। ये वो बुनियादी तनख्वाह होती है जो गारंटेड होती है कि हर लेबर को ये देनी ही होगी। इनके जो लेवल्स हैं वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट या लेवल्स ऑफ ग्रेड्स के मुताबिक ही डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ये कोई फ़िक्स पे नहीं होती कि ग्रेड 12 से लेके और ग्रेड 21 तक को बेसिक पे सेम दी जाए, बल्कि ग्रेड वाइज इनकी जो है वो फिक्सेशन होती है। वेरिएबल पे, इट इज़ द कॉम्पनसेशन दैट इज़ लिंक्ड डायरेक्टली टू द परफॉर्मेंस अकम्पलिशमेंट।
ये तनख्वाह का वो हिस्सा है जो स्पेसिफिक या डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के अगेंस्ट आपको अदा किया जाता है, जिसके अंदर बोनसेस हो सकते हैं, इंसेंटिव्स हो सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स हो सकती हैं कि जिसके तहत एम्प्लॉयज़ को शेयर्स ऑफ़र किए जाते हैं ताकि वो कंपनी के मालिकान में शामिल हो सकें और उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज़ किया जाए। बेनिफिट्स, ये इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं। दीज आर इनडायरेक्ट रिवार्ड्स गिवन टू एन एम्प्लॉई, जो कि एम्प्लॉइज़ को दिए जाते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल पे हों चाहे वो ग्रुप्स की सूरत में हों, एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबरशिप, जिसके अंदर हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, वेकेशन पे हो सकती है, यानी ऐसी छुट्टियां जो कि एज़ पर लॉज अलाउ होती हैं लेकिन आपको उनके भी पैसे अदा किए जाते हैं। रिटायरमेंट पेंशन्स वगैरह हो सकती हैं। आप ये इनको आप कंबाइन पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स का नाम देते हैं। तो अब हम अपने मेन इशू जो कि लेक्चर नंबर 10 पार्ट बी में है इसको डिस्कस करते हैं। एस्टेब्लिशिंग पे रेट्स, यानी वो निज़ाम के जिसके तहत स्केल वाइज या लेबर की कैटेगरी वाइज या वर्क को डिफ्रेंशिएट करते हुए डिफरेंट किस्म के जो रेट्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं उनकी बात करेंगे। ये जो मरहला है एस्टेब्लिशमेंट पे रेट्स का, ये 5 मराहल पे मुश्तमिल होता है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप ही डिस्कस करेंगे। तो स्टेप 1 जो है एस्टेब्लिशिंग पे रेट्स के अंदर वो है द सैलरी सर्वे। सैलरी सर्वे एक मार्केट सर्वे होता है क्योंकि एक मार्केट के अंदर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री लाइन के अंदर डिफरेंट जो राइवल्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, वो काम कर रहे होते हैं और चीज़ों के जो सैलरी के रेट्स होते हैं, आर्ली रेट्स जो होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो ट्रेडिंग सेक्टर हो, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो, वो कंपेरेबल रेट्स होते हैं और कंपैरेटिव रेट्स होते हैं। इसके अंदर सर्वे में क्या होता है, एम एट डिटर्मिनिंग प्रीवेलिंग वेज रेट। इसको मकसद ये होता है कि मालूम किया जाए कि इस वक्त मार्केट में जो लेबर के रेट्स वो क्या अदा किए जा रहे हैं। अ गुड सैलरी सर्वे, एक अच्छा सैलरी सर्वे प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वेज रेट्स फॉर स्पेसिफिक जॉब्स, यानी जॉब्स को कैटेगराइज कर लिया जाता है और डिसाइड कर लिया जाता है कि जनरली ये आम तौर पे कितनी लोगों को पर आवर के लिहाज से या पर डे के लिहाज से अदा की जाएगी। फॉर्मल रिटन क्वेश्चनियर सर्वेज आर द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव। ये आम तौर पे हाथ से लिखे हुए सिंपल से क्वेश्चनियर होते हैं। क्वेश्चनियर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जिसके ऊपर क्वेश्चंस को अरेंज किया हुआ होता है। क्वेश्चन इस सेंस में बनाए जाते हैं कि आप उस चीज़ से मुतल्लिक़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं और इसमें जो क्वेश्चंस की अरेंजमेंट होती है वो फ्रॉम सिंपल वन टू कॉम्प्लेक्स वन होती है। अमूमी तौर पे ये आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं या येस एंड नो में इसका आंसर होता है ताकि कोई इस तरह की बॉदरिंग ना हो जाए पढ़ने वालों के जवाब यानी रेस्पोंडेंट्स के ज़हन में कि वो इस चीज़ को वैसे ही छोड़ दें। बट टेलीफोन सर्वर्स एंड द न्यूज़पेपर एड्स आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जबकि इनको भी आप सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन करार दे सकते हैं। बेंचमार्क जॉब्स, a job that is used to anchor the employees pay scale, एक ऐसी जॉब, एक ऐसा स्टेटस के जो किसी शख्स की तनख्वाह का आइनेदार हो, उस शख्स की जो रिवार्ड दिया जाएगा उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट उससे मैच करता हो। एंड अराउंड विच अदर जॉब्स आर अरेंज्ड, और बाकी जॉब्स को भी उनकी कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए, नेचर ऑफ वर्क को देखते हुए, वर्किंग प्रोटोकॉल्स को देखते हुए उसके गिर्द ही क्लस्टर किया जाता है यानी अरेंज किया जाता है इन ऑर्डर टू रिलेटिव वर्थ, ताकि देखा जा सके कि इस चीज़ से रेलेवेंट उसकी वर्थ क्या है। सर्वेज फॉर सैलरी सर्वे, सोर्सेज फॉर सैलरी सर्वे, इसके सोर्सेज क्या हैं, यानी आप इन सर्वेज को करते हुए डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं जिनके साथ आप कंसल्टेशन करते हैं, उनसे मालूमात इकट्ठी करते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं जैसा कि शेखपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इस तरह से मुख्तलिफ आपके जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स होते हैं उनके भी पोर्टल होते हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ जैसा कि यूएस के अंदर है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ब्यूरो, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ब्यूरो जो है वो इसका तमाम जो स्टैटिस्टिक्स हैं इनको अरेंज करते हैं और जिसके अंदर 3 एनुअल सर्वे होते हैं। एरिया वेज सर्विस, यानी एरिया के लिहाज से आपके बड़े सिटीज़ को, छोटे सिटीज़ को, अर्बन एरियाज़ को और देहात को मुख्तलिफ एरियाज़ में डिवाइड कर दिया जाता है और उनकी जो है स्टैंडर्ड
वेज रेट तरतीब दे दिए जाते हैं। अमूमी तौर पे ये जो लेबर के रेट्स होते हैं बड़े शहरों में ज़्यादा होते हैं जबकि छोटे शहरों में कम होते हैं। इंडस्ट्री वेज सर्वेज, इसी तरह इंडस्ट्री लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका जो है वो डिवाइड कर दिया गया है और मुख्तलिफ काइंड ऑफ इंडस्ट्री को देखते हुए, नेचर ऑफ वर्किंग को देखते हुए इसको भी जो है डिफ्रेंशिएट किया गया है। प्रोफेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल एंड क्लैरिकल सर्विस, ये तीसरी किस्म का सर्वे होता है जो क्लैरिकल जॉब्स के लिए होता है। अमूमी तौर पे ये तीसरे दर्जे की या लोअर लेवल मैनेजमेंट की जॉब होती है, तो इसके लिए भी सर्वे करके, चूँकि ये वो थर्ड पार्ट ऐसा है मैनेजमेंट का कि जिसमें तकरीबन 50 to 55% कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, तो इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है सैलरी की डिटर्मिनेशन के अंदर। दूसरा स्टेप जॉब एवेल्यूएशन। एस्टेब्लिशिंग पे रेट्स के लिए सेकंड स्टेप जो है जॉब एवेल्यूएशन है। स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखने की है कि स्टेप नंबर 2 जॉब एवेल्यूएशन को हमने चैप्टर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 3 के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है। जॉब एवेल्यूएशन जो है या जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ये जॉब एनालिसिस का ही एक पार्ट है। सिस्टमेटिक कंपैरिजन, इसमें एक तरतीब शुदा मुआजना किया जाता है डन इन ऑर्डर टू डिटरमिन द वर्थ ऑफ वन जॉब, जिसमें ये देखा जाता है कि एक जॉब की वर्थ क्या है, कि यानी जिस पोस्ट पे कोई किसी डेजिग्नेशन पे कोई पर्सनैलिटी काम कर रही है उसके वर्किंग की और उसके उस जॉब की या डेजिग्नेशन का इम्पैक्ट क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिलेटेड टू अनदर, और अगर उस जॉब को उसमें से खारिज कर दिया जाए तो इम्पैक्ट जो है द होल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। कंपेंसेबल फैक्टर, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो इसकी बुनियाद बनते हैं। अ फंडामेंटल कंपेंसेबल एलिमेंट ऑफ अ जॉब, यानी किसी भी जॉब का ये लाजमी तरीन जुज़ है, क्योंकि जब इसको आप रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जॉब एवेल्यूएशन के बगैर तो कोई काम मुकम्मल हो ही नहीं सकता। जब जॉब एवेल्यूएशन होगी तो आप उसके इम्पैक्ट फैक्टर का भी पता चलेगा, उसकी स्पेसिफिकेशन का भी पता चलेगा और ये भी पता चल जाएगा कि टेक्निकली या फाइनेंशियली वो चीज़ या टैक्टिकली वो पोस्ट, वो जॉब, वो एक्टिविटीज़ उस ख़ास डिपार्टमेंट के अंदर हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट के अंदर किस तरह से असरअंदाज हो सकती है। सच एज स्किल्स, इसमें आपका जो हुनर है वो भी देखा जाता है। एफ़र्ट्स, आप किस हद तक कोशिश करते हैं बेहतरी के लिए, काम को परफॉर्म करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारियों का तयन इसमें किया जाता है कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ पूरी करनी है। एक कंप्लीट वर्किंग जो पोर्टफोलियो है वो इसमें तरतीब दिया जाता है। एंड वर्किंग कंडीशंस, और इन तमाम हालात की वर्किंग कंडीशंस की भी वजूहात और वजाहत की जाती है कि जिसमें आपने काम करना होता है। प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब एवेल्यूएशन, जॉब एवेल्यूएशन जब करते हैं तो हमें इन 4 मराहल में से गुजरना पड़ता है। नंबर 1 आइडेंटिफाइंग, हमें पहचान करनी पड़ती है द नीड फॉर द जॉब एवेल्यूएशन। ये बताना पड़ता है कि हम जो एवेल्यूएशन ऑफ जॉब कर रहे हैं इसकी वजूहात क्या हैं और इसके असरात क्या होंगे। गेटिंग द कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, एवेल्यूएशन करने के लिए हमें दूसरे एम्प्लॉइज़ के या अपने सबऑर्डिनेटेड एम्प्लॉइज़ जो काम कर रहे होते हैं, वर्किंग टीम जो होती है उसका ताउन भी दरकार होता है, क्योंकि उनसे हमने डेटा कलेक्ट करना होता है। चूजिंग एन एवेल्यूएशन कमेटी, एक कमेटी तरतीब दे दी जाती है जो इसके डिफरेंट टास्क जो हैं इसको मुकम्मल करती है, इंफॉर्मेशन को अरेंज करती है और चीज़ों का अहाता करने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद उसका जो है एक कंक्लूजन ड्रॉ करती है। और परफॉर्मिंग दी एक्चुअल एवेल्यूएशन, जब ये तमाम काम हो जाता है तो एस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं एक्चुअल वर्किंग प्रोटोकॉल्स कि जिसके मुताबिक इन तमाम एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जाता है। एस्टेब्लिशिंग पे रेट्स के अंदर हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है ग्रुपिंग या ग्रुप सिमिलर जॉब इनटू द पे ग्रेड्स। एक जैसी जॉब, यानी फ़र्ज़ करें अगर क्लैरिकल जॉब्स ही हैं तो एक इंडस्ट्री के अंदर या एक बिज़नेस कंसर्न्स के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक ही नौइयत के काम करने वाले हर डिपार्टमेंट के लोग जो होते हैं उनको एक ही कैटेगरी में समो दिया जाता है ताकि उनका एक पे ग्रेड बन जाए। A pay grade is comprised of jobs of approximately equal difficulty, यानी जिसके अंदर जो मुश्किलात है या पेचीदगी है वो एक जैसी ही हो, उनके वर्किंग प्रोटोकॉल्स एक जैसे ही हों, आर इम्पॉर्टेंस एज एस्टेब्लिश्ड बाय जॉब एवेल्यूएशन। और ये तमाम चीज़ का हमें पता कहाँ से चलता है जब हम मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स को एवेल्यूएट करते हैं। स्टेप नंबर 3 को मुकम्मल करने के लिए हमें 2-3 मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहला मेथड जो है इसको हम पॉइंट मेथड का नाम देते हैं।
द पे ग्रेड कंसिस्ट ऑफ जॉब फॉलिंग विद इन अ रेंज ऑफ पॉइंट्स, यानी एक ख़ास स्कोर तक, एक ख़ास डिग्री तक जितनी जॉब इम्पेक्ट कर सकती है उन सब की तनख्वाहों को, उनके सैलरी लेवल को, उनके रिवार्ड सिस्टम को एक ग्रुप में अरेंज कर दिया जाता है। नंबर 2 जिसके अंदर है वो रैंकिंग मेथड, यानी हर जॉब को उसकी अहमियत के एतबार से, उसके इम्पैक्ट के एतबार से आप रैंकिंग कर देते हैं। द ग्रेड कंसिस्ट ऑफ ऑल द जॉब दैट फॉल विद इन 2 or 3 रैंक्स, यानी ये रैंक्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है कि अमूमी तौर पे ऐसी जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं अदारों के अंदर कि आपको 1 या 2 या 3 डिपार्टमेंट को एंटरटेन करना पड़ सकता है। क्लासिफिकेशन मेथड, जिसमें दर्जा बंदी की जाती है, चीज़ों को क्लासीफाई कर दिया जाता है। ऑटोमेटिकली कैटेगराइजेज जॉब इनटू द क्लासेस आर ग्रेड्स, ये एक खुदकार निज़ाम होता है। अमूमी तौर पे इसको सॉफ्टवेयर्स की जो है वो सपोर्ट हासिल होती है, असिस्टेंस हासिल होती है, जिसकी मदद से आप सेम जॉब्स को एक ही कैटेगरी में समो सकते हैं या इनको अरेंज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 जो है एस्टेब्लिशिंग पे रेट्स के अंदर अब प्राइस ईच पे ग्रेड वेज कर्व। अच्छा, अब ये वेज, ये सामने जो मैंने एक डायग्राम दी हुई है, बेसिकली ये कर्व तो नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके अंदर जस्ट लाइक स्कैटर डायग्राम एक इंक्रीजिंग ट्रेंड आपके सामने जो है वो बन रहा है। ये हमने जो एक एवरेज लाइन लगाई हुई है ये चीज़ बता रही है कि आपके पॉइंट्स कितने हैं। और स्टूडेंट्स इस ग्राफ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसकी तरह डिटेल पढ़ लें। स्टेप नंबर 4 प्राइस ईच पे ग्रेड वेज कर्व, यानी हम इनके लिए ये कर्व एस्टेब्लिश करेंगे जो कि एवरेज फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में बनाई जाती है। ये कर्व क्या शो करती है? शोज़ द पे रेट्स करंटली पेड फॉर जॉब्स इन ईच पे ग्रेड, जिसमें ये बता दिया जाता है कि हर पे ग्रेड्स में, चूँकि ये ग्रेड्स देखें इस ग्राफ के ऊपर जो डॉलर्स में पेमेंट की जा रही है उसको आहिस्ता आहिस्ता बयान किया। स्लैब्स बनी हुई है, ये $4 की स्लैब है, ये $5 की, ये $6 की, ये $7 की, एंड सो ऑन। पॉइंट्स आर रैंकिंग्स असाइंड टू ईच जॉब आर ग्रेड्स बाय द जॉब वैल्यूएशन, जॉब की वैल्यू करते हुए जो जिसका जो रोल होता है उसके मुताबिक उसको टास्क असाइन किए जाते हैं और जो इसकी लेबर के जो रेट्स होते हैं वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी अहमियत को देखते हुए बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ये कर्व शो करती है, शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ जॉब एज डिटर्मिन्ड बाय वन ऑफ द जॉब एवेल्यूएशन मेथड, कि जिसकी वजाहत जॉब एवेल्यूएशन मेथड्स करते हैं, एंड द करंट एवरेज पे रेट फॉर योर ग्रेड्स। अच्छा, अब ये करंट स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं इसको मार्केट से पिक किया जाता है। आपके जो राइवल्स तनख्वाहें पे कर रहे होते हैं या सेम काइंड ऑफ इंडस्ट्री के अंदर जो एवरेज मार्केट में रेट्स चल रहे होते हैं, उन्हीं रेट्स को एक बेंचमार्क बनाते हुए आपको अपनी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो लेबर होती है या आपके जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो डिससेटिस्फाइड फील करते हैं और वहाँ पे जो है उनकी जो लेबर की टर्नओवर रेशो है वो इंक्रीज़ कर सकती है। तो ये जो हमने कर्व लगाई हुई है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एवरेज कर्व से ऊपर हैं, कुछ पॉइंट इसके नीचे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कंपनियां डिफरेंट रेट्स पे अदायगियां करती हैं और जब डिफरेंट प्रोफेशनल्स डिफरेंट पॉइंट्स पे अपने स्कोर जो है वो गेन करते हैं, तो फिर उनके लिए एक एवरेज वेज रेट निकालना लाजमी हो जाता है, जिसके लिए ये एक कर्व बनती है। स्टेप नंबर 5 और आखिरी जो एस्टेब्लिशिंग पे रेट्स के अंदर जो है वो है फाइन ट्यून पे रेट्स। फाइन ट्यून पे रेट्स का मतलब है कि चीज़ों के स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं कि किसी काम को, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसका लेवल क्या होगा, उसका एक्सेप्टेबल लेवल क्या हो सकता है, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लेवल क्या हो सकता है और मिनिमम लेवल क्या हो सकता है। सबसे पहला स्टेप जो इसके अंदर है वो डेवलपिंग पे रेंजेस, पे की रेंज बनाई जाती है। यानी जैसा कि ये आप इस ग्राफ के अंदर दे सकते हैं, 4 से लेके $4.5 तक का जो रेट है, फिर $4.5 से $5 का, फिर $5 से $5.5 का, तो इस तरह से। और इसी तरह ग्रेड्स को तरतीब दे दिया गया, 1 से 50 जो ग्रेड तक का स्कोर जिसका होगा उसको क्या अदा किया जाएगा, 50 से 100 ग्रेड तक का जो होगा उनको अदायगी किस रेट पे की जा सकेगी। और यहाँ पे ये जो 3 लाइनें लगी हुई हैं जिसमें एक रेड लाइन है, एक पर्पल लाइन है और एक येलो लाइन है, ये इसकी रेंज की वजाहत कर रही है। येलो लाइन जो है ये मिनिमम रेट्स को जो है वो बता रही है, जबकि यहाँ पे जो पर्पल लाइन है ये मैक्सिमम रेट्स को जो है
इसको शो कर रही है। और जितनी भी इस लेबर की रेट्स के अंदर वेरिएशन आ रही है वो विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज ही आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कमी या बेशी हो रही है। और इसको फिर किसी एक एवरेज पे लाने के लिए आपको एक रेड जो है ये एवरेज लाइन लगानी पड़ी, जो कि ओवरऑल मार्केट के इंक्रीजिंग ट्रेंड को या किसी वर्किंग ग्रुप के इंक्रीजिंग ट्रेंड को शो कर रही है। ईजियर फॉर द एम्प्लॉइज़ टू मूव इनटू द हायर पे ग्रेड्स, ये ट्रेंड ये भी शो कर रहा है कि एम्प्लॉइज़ जब अपने काम को सीख जाते हैं तो वो इस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं, और एक्सपर्ट होने की वजह से उनकी जो स्किल लेवल है वो भी इम्प्रूव होता है। अलाउ फॉर द रिवार्डिंग परफॉर्मेंस डिफरेंसेस एंड सीनियरिटी, जैसे जैसे आप काम करने को किसी काम को बार बार करते हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हैं, और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका जो परफॉर्मेंस टाइम है वो कम होता चला जाता है, जबकि चीज़ का जो स्किल है, जो बनने का अमल है वो बहुत फाइन या ट्यून अप होता चला जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ एम्प्लॉइज़ के हक़ में है कि किसी एक काम को ही स्पेशली करें। करेक्टिंग आउट ऑफ लाइन रेट्स, रेजिंग अंडर पेड जॉब्स टू द मिनिमम ऑफ रेट रेंज फॉर देयर पे ग्रेड्स, यानी जो चीज़ें ऐसी उनको पिन आउट किया जाता है, हाईलाइट कर लिया जाता है कि जिनके रेट्स कम होते हैं उनके रेट्स को अपग्रेड किया जाता है मार्केट के साथ उसको कंपेयर करते हुए, और ऐसी जॉब्स के जिनके रेट्स ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं उनको कम कर दिया जाता है, और जिनके रेट्स से कम होते हैं उनको बढ़ा दिया जाता है और एवरेज मार्केट के बराबर लाया जाता है। फ्रीजिंग रेट्स आर कटिंग पे रेट्स फॉर ओवरपेड, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिनके ऊपर अदायगी ज़्यादा की जा रही होती है। फ्रीजिंग रेट्स आर कटिंग पे रेट्स फॉर द ओवरपेड, यानी ऐसी जॉब्स, ऐसे टाइमिंग्स के जिनको हाईलाइट कर दिया जाता है कि जिनकी अदायगियाँ स्टैंडर्ड से या मेरिट से ज़्यादा कर दी जाती हैं, उनको रेड सर्कल कर दिया जाता है। जॉब्स टू मैक्सिमम इन द पे रेंज फॉर देयर पे ग्रेड्स, यानी इसमें ये होता है कि मार्केट स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए जिन लेबरर को या लेबर टाइमिंग्स में अदायगियाँ ज़्यादा की जा रही होती हैं, मार्केट को कंपेयर करते हुए उनके रेट्स कम किए जाते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं कि जिनको यूनिफॉर्मली पूरी मार्केट के अंदर अप्लाई कर दिया जाता है, उनके रेट्स को फ्रीज़ कर दिया जाता है, यानी फ़िक्स कर दिया जाता है, और इसके अंदर फर्दर किसी किस्म की कमी बेशी जो है वो नहीं की जाती। तो स्टूडेंट, हमारा ये जो टॉपिक था कि जिसको हमने एस्टेब्लिशिंग पे रेट्स कहा था, ये कंप्लीट हुआ। इंसेंटिव पेमेंट्स, इंसेंटिव उन तमाम बेनिफिट्स को या इनडायरेक्ट पेमेंट्स को कहा जाता है, या उन तमाम बेनिफिट्स को जो कि एम्प्लॉइज़ को अदा की जाती हैं। इंसेंटिव पेमेंट्स और मॉनेटरी बेनिफिट्स, यानी इनको पैसे की सेंस में अदा किया जाता है। एंड पे टू एम्प्लॉइज़ इन रिकग्निशन ऑफ हिज और हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, लेकिन मद्देनज़र इस चीज़ को रखा जाता है कि वर्किंग प्रोटोकॉल्स के अंदर यानी वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर उसका रोल क्या रहा है, आया उसने अपनी जॉब को बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म किया है या नहीं। अमूमी तौर पे ये इंसेंटिव उन्हीं एम्प्लॉइज़ को दिए जाते हैं कि जिनका एट साइट वर्किंग बिहेवियर और वर्क परफॉर्मेंस बड़ी फ़ाइन होती है। ऑल्सो कॉल्ड वेरिएशन रिवार्ड आर पेमेंट बाय रिजल्ट्स, इसको ये भी कहा जाता है कि ये वेरिएशन रिवार्ड्स होते हैं, यानी इनको इनकी डायरेक्ट पे से हट के भी अदा किया जाता है, और उनके नताइज को देखते हुए इनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के तौर पे या मोटिवेशनल फैक्टर के तौर पे इनकी अदायगी की जाती है। अनलाइक वेजेस, इंसेंटिव वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इनकी जो अदायगी जो है, इनके जो रेट्स हैं उनको रिवाइव किया जाता है, डिपेंड होली मार्केट के स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए भी किया जाता है। नंबर 2, लेकिन मेन कंसर्न जो कंपनीज़ का होता है वो कंपनीज़ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा जो है वो कंसिडर करती हैं। अगर किसी साल में कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली प्रॉफिट हासिल हो जाता है तो डेफिनेटली इन इंसेंटिव को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है। और अगर किसी कंपनी को किसी साल में प्रॉफिट्स सेटिस्फैक्ट्री हासिल नहीं होते तो इनको लोअर डाउन भी किया जा सकता है। तो ये इसके दो जो इश्यूज़ होते हैं कि मोटिवेशन या ये एम्प्लॉइज़ के लिए मोटिवेशन पेमेंट्स होती हैं कि उनका हौसला बढ़ाने के लिए कि वो मज़ीद अच्छा परफॉर्म करें और इनकी जो स्किल लेवल है वो मज़ीद पॉलिश होना चाहिए। और अगर ये मोटिवेशन होती है तो रिड्यूस्ड एब्सेंटीज़म एंड टर्नओवर, इसकी मदद से जो इदारे पे डिस्क्रिमिनेशन का एक टैग होता है एम्प्लॉइज़ के दरमियान में कि प्यारे या जो किसी के ज़्यादा मतलब तरफदारी वाले एम्प्लॉइज़ होते हैं उनका ये कॉन्सेप्ट की नफ़ी होती है और लेबर के वहाँ से छोड़ने का जो अमल है टर्नओवर का वो कम हो जाता है।
बेटर यूटिलाइजेशन, इसमें बेटर यूटिलाइजेशन होती है इक्विपमेंट की और कॉम्पिटेंसीज़ की। ज़ाहिर सी बात है कि उसी शख्स को काम परफॉर्म करने की इजाज़त दी जाती है कि जो उसका एक्सपीरियंस रखता है या जिसको ये काम करने का पता होता है। इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है जब काम को स्टैंडर्ड पे मेरिट पे किया जाएगा तो प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा ही होगी। रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ये प्रोडक्टिविटी एक कंपैरेटिव फिगर होती है कि जिसमें अगर प्रोडक्टिविटी 1 से ज़्यादा हो तो ये प्रॉफिटेबल होने की अलामत होती है, अगर प्रोडक्टिविटी 1 से कम हो तो ये लॉस की अलामत होती है, और अगर प्रोडक्टिविटी जस्ट इक्वल टू 1 हो तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट एंड सेल आर इक्वल एंड देयर विल बी नो प्रॉफिट और लॉस एंड हायर प्रॉफिट्स। और अगर रिड्यूस कॉस्ट रिड्यूस होती है, स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान में रखने की है कि बिज़नेस के या रनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के ख़ास तौर पे जो बिज़नेस एनवायरनमेंट जिनका ताल्लुक़ होता है उनके दो ही मोटिव्स होते हैं, मिनिमाइजेशन द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो किसी एक फैक्टर को इसमें से अगर ये दोनों जो कंपैरेटिव एंड वाले पॉइंट्स हैं इनमें से किसी एक को भी हासिल कर लिया जाए तो दूसरा खुद ब खुद हासिल हो जाता है। प्री रिक्विजिट्स फॉर इफ़ेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम, यानी इसके मकासद क्या हैं जब आप इफ़ेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इसके पीछे मुहर्रकात क्या होते हैं। इम्प्लाइज़ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, यानी इम्प्लाइज़ का ताउन हासिल करना और उनको इस चीज़ पे मोटिवेट करना कि वो वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर या वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल्स परफॉर्म कर सकें। नंबर 2, रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स एंड नेसेसरी टूल्स एंड फैसिलिटीज़। इसका एक मकसद ये भी होता है कि वो तमाम हक़ाइक़ पे मबनी स्टैंडर्ड सेट करना कि जो कि किसी काम को या किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी ख्याल किए जाते हैं। नंबर 3, इंटरैक्ट वर्कर्स लाइक सुपरवाइजर्स, हेल्पर्स, स्टोर कीपर्स एट्सेट्रा शुड ऑल्सो बी गिवन बेनिफिट ऑफ इंसेंटिव सिस्टम। चूँकि ये लोअर लेवल की मैनेजमेंट होती है जिसको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कहा जाता है, तो इन लोगों को भी सेटिस्फाई करना और इनको भी रिवार्ड करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनका जो इम्पैक्ट होता है लेबर के ऊपर वो बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। नंबर 4, कमिटमेंट टू टॉप मैनेजमेंट। ये जो टॉप मैनेजमेंट की तरफ कमिटमेंट होती है इसमें इजाफा होता है, एक सेंस ऑफ ऑनरशिप या सेंस ऑफ बिलोंगनेस पैदा होती है एम्प्लॉइज़ में। नंबर 5 है केयरफुल प्लानिंग, वेल प्रिपेयर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि ये जो इफ़ेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम है ये बड़ी अच्छी प्लानिंग के बाद, एक स्टडी करने के बाद, सारे माहौल का इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने के बाद इसको तरतीब दिया जाए। देयर शुड बी अ क्लियर लिंक बिटवीन आउटपुट एंड रिवार्ड। यहाँ पे एक मुकम्मल हम आहंगी होनी चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए कि अगर किसी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है तो उसको मुआवजा भी अच्छा देना चाहिए, और अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो मुआवजा भी उसके मुताबिक होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि सैलरीज़ या सैलरीज़ आर इंसेंटिव्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सेटिंग एंड रिव्यूइंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इसके अंदर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, एंड इंसेंटिव्स ऑफ ईच एम्प्लॉय पीरियडिकली, और हर पीरियड के बाद इस तमाम निज़ाम को रिव्यू किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि आया ये स्टैंडर्ड सही सेट किए गए थे, और अगर इनको बढ़ाना मकसूद हो, इनको रिफ़ाइन करना मकसूद हो, इनको एक स्लैब में लाना मकसूद हो तो उसके ऊपर भी वर्किंग हो सके। और लास्ट प्री रिक्विजिट जो है अच्छे इंसेंटिव सिस्टम की वो है ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, कि उसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो आसानी से हो सकती है, जिसको समझना भी आसान तर हो। टाइप्स ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स, कितनी किस्म की इंसेंटिव स्कीम जो हैं वो ऑफ़र की जाती हैं, तो अमूमी तौर पे इसको हम 4 से 5 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नॉर्मली ये 3 ही होती हैं, तो ज़्यादा जो स्टैंडर्डाइज्ड इंडस्ट्री के अंदर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती हैं ये 3 किस्म की इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं। सबसे पहले होती है इनकम वेरिंग इन प्रोपोर्शन टू द आउटपुट, कि इनकम जो है आपकी आउटपुट के साथ साथ ही चेंज हो। अगर आप अपनी जॉब पे रहते हुए ज़्यादा आउटपुट देते हैं तो आपकी इनकम में भी इजाफा हो जाए। इसमें जो चीज़ यूज़ होती है इसमें 2 होती है, एक होता है इसमें प्लान स्ट्रेट पीस वर्क मेथड, कि जैसे जैसे आप काम करते चले जाते हैं अगर आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है तो वैसे वैसे आपकी इनकम में भी इजाफा होता है। पर यूनिट रेट इज़ फिक्स्ड, इसमें पर यूनिट रेट फिक्स कर दिया जाता है, एंड टोटल अर्निंग इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ आउटपुट एंड द रेट ऑफ पर यूनिट, यानी जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए होते हैं उनको एक फ़िक्स रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और इनकम का तयन कर लिया जाता है।
जबकि जो दूसरा इसके अंदर मेथड है वो स्टैंडर्ड आर सिस्टम, यानी आर्ली रेट जो है वो तय कर दिया जाता है। अमूमी तौर पे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर स्टैंडर्ड आर सिस्टम अप्लाई होता है। मुख्तलिफ कंपनियाँ मुख्तलिफ रेट्स पे करती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड अमूमी तौर पे 114 रुपये या 125 रुपये पर आर के लिहाज से अदायगी की जाती है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ जॉब इज़ फिक्स्ड इन टर्म ऑफ आर, और किसी भी काम को या किसी ख़ास स्पेसिफिक एक्टिविटी को मुकम्मल करने का टाइम फिक्स कर दिया जाता है। और अ वर्कर इज़ पेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज टाइम रेट, और फिर जितने आर्स उसने लगाए होते हैं उसको टाइम रेट के मुताबिक अदायगी कर दी जाती है। दूसरी स्कीम जो कि इंसेंटिव्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है उसको हम अर्निंग वेरिंग प्रोपोर्शनेटली लेस दैन आउटपुट। अगर आप अपने स्टैंडर्ड आउटपुट रेट से कम पे रहते हैं तो उसकी जो अदायगियों का एक निज़ाम है उसको उसके मुताबिक प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस किया जाता है या इंक्रीज़ भी किया जा सकता है। तो इसके अंदर जो पहला प्लान इस्तेमाल होता है इसको आपने बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। हेस्ले प्लान, बोनस इज़ पे टू वर्कर्स ऑन द टाइम सेविंग्स, जितना टाइम वो सेव करते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज्ड वे में 1.5 घंटे में तैयार करना और आपने 1.25 घंटे में तैयार कर लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 15 मिनट सेव कर लिए हैं। तो ये जो सेविंग का टाइम है इसको जमा कर लिया जाता है और इसकी जो अदायगी होती है आर्ली बेसिस पे उसको तकरीबन 1.5 टाइम पे अदा कर दिया जाता है। या द बोनस विल बी हाफ ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर, और अमूमी तौर पे जितना टाइम सेव होता है उसकी अदायगी ज़्यादा पे कर दी जाती है। तो हेल्से प्लान के तहत जो एम्प्लॉइज़ की अदायगी होती है, लेबर की जो अदायगी होती है वो 1.5 टाइम पे की जाती है। रोवन प्लान, bonuses paid to workers is equal to the proportion of the time saved to the standard time। स्टैंडर्ड टाइम का ये रेशो डिसाइड कर ली जाती है कि आपने कितना टाइम जो है वो सेव किया है जगह है, बिल्कुल उसको उसी रेट के ऊपर अदायगी कर दी जाती है जो स्टैंडर्ड पे रेट पर आर डिसाइड किया हुआ होता है। बी डॉक्स स्कीम, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब इज़ फिक्स्ड, किसी भी ख़ास काम को करने का टाइम जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। ईच मिनट ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम इज़ कॉल्ड ए पॉइंट आर बी, ईच टाइम जो है ईच मिनट को आप एक चीज़ का स्टैंडर्ड टाइम या पॉइंट तरतीब दे देते हैं। ईच जॉब हैज़ स्टैंडर्ड नंबर ऑफ बीज, और हर चीज़ को मुकम्मल करने के लिए स्टैंडर्ड पॉइंट्स बता दिए जाते हैं कि वो क्या होंगे या कितने होंगे। द वर्कर रिसीव बोनस विच इज़ इक्वल टू 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स अर्नड, उसने जितने भी पॉइंट जो हैं वो अर्न किए हुए होते हैं उसके 75% यानी 3/4 के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अदायगी कर दी जाती है। तीसरी जो स्कीम है इंसेंटिव उसको हम नाम देते हैं अर्निंग डिफरिंग एट ए डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट यानी जो आप फिनिश गुड तरतीब दे रहे हैं उसको बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये देखते हैं कि उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस पे तैयार किया जाता है तो किस स्टेज पे हैं तो उसके मुताबिक उसके रेट भी फिर फाइन अप कर दिए जाते हैं या ट्यून अप कर दिए जाते हैं। इसमें जो पहला निज़ाम है उसको हम कहते हैं टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। एन एफिशिएंट वर्कर, एक अच्छा शख्स जो बेहतरीन अंदाज में अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, हुज़ आउटपुट एक्सीड्स स्टैंडर्ड आउट, स्टैंडर्ड से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन रेट अगर हो, इज़ पेड 120% ऑफ द पीस रेट। कंट्रेरी टू दिस इन एफिशिएंट वर्कर रिसीव ओनली 80% ऑफ द पीस, और जो शख्स अच्छा काम नहीं करता उसको स्टैंडर्ड वेज रेट नहीं दिया जाता बल्कि स्टैंडर्ड रेट का 80% अदा किया जाता है, और वो शख्स कि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है उसको उसके रेट का 1.2% जो है वो अदा कर दिया जाता है। दूसरा जो इसके अंदर यूज़ होता है वो मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड पीस रेट इज़ गिवन टू द वर्कर अप टू 83% ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी जो स्टैंडर्ड आउटपुट होती है वो एक वर्कर को उसके 83% के बराबर अदायगी कर दी जाती है। और मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स के इस 83% रेट को आपने टाइम सेव्ड पे अप्लाई करना है, एट विच अ बोनस ऑफ 10% ऑफ द टाइम रेट इज़ पेएबल, और उसको एक्स्ट्रा उसमें फिर 10% बोनस भी अदा कर दिया जाता है कि उसने टाइम सेव किया होता है, विद अ फर्दर 10% बोनस ऑन रीचिंग द स्टैंडर्ड आउटपुट, और फिर 10% का बोनस और शामिल कर दिया जाता है कि अगर वो मज़ीद उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है और चीज़ का कंप्लीशन टाइम डेफिनेटली
रिजल्टेंटली वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। गैंट टास्क सिस्टम, वर्कर इज़ गारंटेड हिज टाइम रेट फॉर द आउटपुट बिलो द स्टैंडर्ड। उसको गारंटी कर दिया जाता है कि अगर वो बिलो द स्टैंडर्ड भी काम करेगा तो एक उसको फिक्स रेट पे अदायगी ज़रूर की जाएगी। अमूमी तौर पे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल लाइन के अंदर इस निज़ाम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। व्हेन स्टैंडर्ड आउटपुट इज़ रीच्ड, जब आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट पूरी हो जाती है, विच इज़ सेट एट हाई लेवल, वर्कर इज़ एंटाइटल्ड टू अ बोनस और 20% ऑफ द टाइम वेजेस। और उनको फिर अगर उन्होंने एक स्टैंडर्ड रेट से बेहतर काम किया हुआ हो तो उनको 20% पे बोनस ऑफ़र किया जाता है। यानी जो रेट उनको आर्ली सिस्टम के तहत अदा किया जाता है उसके ऊपर फिर 20% ऐड करके उनको अदायगी की जाती है। बोनस एंड स्पेशल इंसेंटिव प्रोग्राम्स, बोनसेस का इम्प्लीकेशन क्यों होती है या स्पेशल इंसेंटिव प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या होता है। बोनस क्या है? A bonus a one-time payment that does not become part of employees base pay। बोनसेस जो होते हैं ये परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं या स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने पे दिए जाते हैं। इनको आप सैलरी का हिस्सा नहीं बना सकते और वो भी नॉर्मल सैलरी का। अवार्ड्स, कैश और मर्चेंडाइज यूज़ एज एन इंसेंटिव रिवार्ड। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं और जो मेन कंज्यूमर गुड्स उस कंपनी में बन रही होती हैं उसमें से एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है और उसका जो रेट है अमूमी तौर पे 75% पे उनसे पेमेंट ली जाती है, 25% का डिस्काउंट ऑफ़र किया जाता है। रिकग्निशन अवार्ड्स, रिकग्निशन अवार्ड कहते हैं पहचान जिसको कर, यानी ऐसे एम्प्लॉइज़ को पॉइंट आउट कर देना कि जिनकी प्रोडक्टिविटी बड़ी हाई होती है और जिनकी टाइम वेस्टेज कम होती है तो बाकियों के लिए इनको मिसाल बनाया जाता है। जबकि सर्विस अवार्ड्स क्या होते हैं? स्पेशल अवार्ड्स, रिवार्ड टू एम्प्लॉइज़ फॉर लेंथी सर्विस विद एन ऑर्गेनाइजेशन। ये अवार्ड सिर्फ उन लोगों को, उन एम्प्लॉइज़ को, उन लेबरर्स को अदा किए जाते हैं जो उस वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक लंबे अरसे तक अटैच रहे होते हैं। से उन्होंने 25 साल, 30 साल या 35 साल उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ होता है। अब ये नीचे एक स्टैटिस्टिक्स शो की हुई है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर जो लोगों को बोनसेस या रिवार्ड्स दिए जाते हैं वो तकरीबन टोटल रिवार्ड्स का 87% तक होते हैं। इसी तरह वो कंपनी पर जो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जो इन लोगों को दिया जाता है, एक्स्ट्रा पेमेंट की जाती है, वो 78% की रेशो तक पहुंचते हैं और जो टीम परफॉर्मेंस की बेस पे होते हैं तो 55%। तो यहाँ से एक चीज़ जो है वो देखने वाली है कि एम्प्लॉइज़, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इंडिविजुअली परफॉर्म अगर ज़्यादा करें तो उनके पास ज़्यादा कमाने के चांसेस होते हैं, जबकि वर्किंग ग्रुप्स के अंदर जो आपके कमाने की रेशो होती है वो होल ग्रुप का जो है वो एफिशिएंट होना शर्त होती है। एम्प्लॉइज़ बेनिफिट्स, कॉमन एम्प्लॉय बेनिफिट्स एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो कॉमन एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉइज़ को नॉर्मली जो बेनिफिट्स हैं वो कौन से दिए जाते हैं? टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स में ओल्ड एज, डिसएबिलिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस हो सकती है, मैटरनिटी लीव हो सकती है यानी उन औरतों के लिए जिनके यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है, मेडिकल लीव पे भी आपको जो है वो पैसा मिलता है, चिल्ड्रन ट्यूशन फ़ी मिलती है। लेकिन ये अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के तहत आपके हेल्थ, आपकी जो सैलरी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो तो दी जाती है, अदरवाइज़ सारे ये ऑफ़र नहीं करते। हॉलीडेज़, जो तयशुदा छुट्टियाँ होती हैं उनकी भी उनको अदायगी की जाती है। कंपनी कार, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि क्या आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो इंडोर हैं या आउटडोर हैं, और उम्मीद तौर पे आउट ऑफ द फील्ड जिन्होंने जॉब परफॉर्म करनी होती है या जिनका मार्केट बेस्ड काम होता है कंपनी के, अमूमी तौर पे जो मार्केटिंग स्टाफ होता है उनको ये गाड़ी की फैसिलिटी दी जाती है। मील अलाउंसेस होते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर आपको जो खाना है वो सब्सिडाइज्ड ऑफ़र किया जाता है यानी उसके रेट्स कम रखे जाते हैं। चिल्ड्रन केयर फैसिलिटीज़ ये औरतों के लिए होती है कि अगर वो अगर जॉब करती हैं तो वहाँ पे डे केयर सेंटर्स बना दिए जाते हैं। पेंशन प्लान दिए जाते हैं, ये दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं और अमूमी तौर पे इनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। सिक लीव, बीमारी की बुनियाद पे जो आपको तनख्वाहें दी जाती है। चाइल्ड केयर लीव,
चाइल्ड केयर लीव ये होती है कि आप बच्चे की अगर कोई ऐसे डेज़ आ जाते हैं, बच्चे की बीमारी होती है, तो वालिदैन को उनको लुक आफ्टर करने के लिए, उनको केयर करने के लिए छुट्टियां दी जाती हैं। वकेशंस कुछ ऐसी छुट्टियां होती हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, जैसे त्यौहार होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो उनकी भी अदायगियाँ की जाती हैं। ट्रैवल अलाउंसेस प्योरली जो हैं वो जॉब की परफॉर्मेंस के साथ अटैच्ड होते हैं। अगर कोई ऐसा ट्रैवल आप करते हैं और इसका बेनिफिट डायरेक्टली बिजनेस को मिलता है तो फिर इनकी अदायगी जो है एम्प्लॉइज़ को की जाती है। मूविंग एक्सपेंसेस, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको खर्चात करने पड़ते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक भी जॉब की परफॉर्मेंस के साथ होता है। डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और अगर वो आप उनकी सर्विस लेते हैं, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उनकी ही सर्विस या उनकी ही प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको इसके ऊपर डिस्काउंट भी ऑफ़र किया जा सकता है, और ये भी इंसेंटिव की ही एक मिसाल होती है। लोन फैसिलिटी, इसको 10% पे टैक्सेशन इसकी की जाती है, यानी अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं, कर्ज़ लेते हैं, तो इसके अगेंस्ट आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लोन फैसिलिटी लें तो फिर आपको इसके ऊपर कम रेट्स पे अदायगी करना पड़ती है। कॉमन एम्प्लॉइज़ बेनिफिट्स एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, आमतौर पे पाकिस्तान के अंदर ये जो बेनिफिट्स हैं जो दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। पहले तो हमने स्टैंडर्डाइज जो कि पूरी दुनिया के अंदर एप्लीकेबल है उनकी बात कर ली है, अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर है मेडिकल इंश्योरेंस। एग्जांपल है इंडोर एंड आउटडोर मेडिकल फैसिलिटीज़, यानी हॉस्पिटल के अंदर दाखिले की या आउटडोर के आप इलाज करवाने गए हैं, चेकअप करवाया, मेडिसिन ली और घर आ गए। हायरिंग फैसिलिटीज़, एग्जांपल है पेमेंट फॉर द रेंटेड हाउस और सेल्फ हायरिंग, वो लोग जो कि अदारों की मेन जो ड्यूटीज़ होती हैं, मेन टास्क परफॉर्म करते हैं, उनको आउट ऑफ द सिटी एरियाज़ भी रहना पड़ता है, तो उनकी रहाइश के लिए जो पेमेंट्स हैं वो कंपनियां एक फ़ैसिलिटी की सूरत में उनको करती होती हैं। पेड लीव्स, एग्जांपल फैसिलिटी टू अवेल द लीव विद पे, यानी ये फैसिलिटी होती है कि आप अगर छुट्टियां भी करें तो आप उनको अदायगी करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिक सेक्टर में अप्लाई होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लाई 2 साल तक की छुट्टी विद पे ले सकता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ये टैक्सेशन की एक प्योर टर्म है। एग्जांपल इसकी क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन, यानी अगर किसी साल में महंगाई में इजाफा होता है तो उतना ही इजाफा उसकी इनकम में भी कर दिया जाता है, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग की सूरत में होता है। GPF यानी जनरल प्रोविडेंट फंड जो है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉई सैलरी एंड पार्ट ऑफ इट्स कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम एम्प्लॉयर। GP फंड की जो अक्यूमुलेशन है वो इस तरह से होती है कि जितने पैसे एक एम्प्लॉई अपने GP फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, बिल्कुल उसके बराबर ही उस कंपनी का एम्प्लॉयर जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। बेनोवलेंट फंड, एग्जांपल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एम्प्लॉइज़ इन केस ऑफ स्पेशल इवेंट्स, कौन कौन से डेथ की सूरत में उसको बेनोवलेंट फंड दिया जा सकता है, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन की सूरत में दिया जा सकता है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन की सूरत में उनको अदायगी की जा सकती है। रिटायरमेंट प्रोग्राम, जिसमें एग्जांपल ग्रेजुटी की है, ये एक लमसम अमाउंट होता है जो आपके रिटायरमेंट के बाद अक्यूमुलेटेड फॉर्म में आपको अदा कर दिया जाता है। पेंशन, ये प्रोडक्ट पेमेंट्स होती हैं, मंथली पेमेंट्स होती हैं टू एम्प्लॉइज़ आफ्टर रिटायरमेंट, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन लास्ट पे ड्रॉन, यानी आखिरी तनख्वाह लेने के बाद 3 महीने के बाद इसकी अदायगी शुरू हो जाती है, और टिल डेथ वो एम्प्लॉई जो है पेंशन को वसूल करता है, और उसके फौत होने के बाद उसका जो स्पाउस होता है यानी उसका लाइफ पार्टनर, उसको उसका 50% अदा किया जाता है। एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, ये पाकिस्तान के अंदर भी है, ये अमूमी तौर पे बूढ़े लोगों को जो फैसिलिटी दी जाती है खर्चा पाने की, उसको ये नाम दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश टीम पे प्लान्स, कंपनियां टीम पे प्लान्स के ऊपर भी काम करती हैं, यानी कुछ एक्टिविटीज़ या टास्क ऐसे होते हैं कि जिनको अकेला कोई पर्सन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, बल्कि उसको ग्रुप की सूरत में एस्टैब्लिश करना पड़ता है या परफॉर्म करना पड़ता है, और उनको टीम वेरिएबल पे की सूरत में अदायगी होती है, यानी जिसका रोल जितना ज़्यादा अहम और कॉम्प्लेक्स होगा, अहम होगा, उसके मुताबिक इसको अदायगी की जाती है। अब ये जो वेरिएबल पे होती है इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, एनहांस प्रोडक्टिविटी, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है क्योंकि टीम की सूरत में जो काम होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव माने जाते हैं। टाइज अर्निंग टू टीम परफॉर्मेंस, इसको जोड़ दिया जाता है कि टीम की परफॉर्मेंस जितनी ज़्यादा बेहतर होगी उतने ज़्यादा बेहतर रेट्स में इनको अदायगी की जाएगी। इम्प्रूव क्वालिटी, इससे क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट होती है क्योंकि एक से ज़्यादा दिमाग जब एक जगह पे मौजूद होंगे
तो उसके ऊपर फोकस और उसके ऊपर तवज्जो ज़्यादा लोगों की होती है। और बाज़ बात ऐसे भी होता है कि एक फ़ॉल्ट को एक शख्स तो ढूंढ लेता है जो कि इसके साथ को वर्कर के तौर पे काम कर रहा हो, लेकिन अगर अकेला बंदा मौजूद है तो बाज़ बात वो चीज़ उससे स्किप भी हो जाती है। एड्स रिक्रूटिंग एंड रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज़, इससे एम्प्लॉइज़ को अपने साथ एंगेज रखना और लंबे अरसे के लिए जोड़ लेना, यानी एम्प्लॉय को अपना स्ट्रेटेजिक एसेट बनाना भी शामिल होता है। इम्प्रूव एम्प्लॉइज़ मोरल, इसकी वजह से एम्प्लॉइज़ का जो मोरल है उसके अंदर इजाफा होता है और बेहतरी आती है। गेन शेयरिंग, सबसे पहले स्कीम जो टीम पे प्लान के अंदर शामिल होती है उसको हम पहले कहते हैं गेन शेयरिंग। द शेयरिंग विद एम्प्लॉइज़ ऑफ ग्रेटर दैन एक्सपेक्टेड गेन इन प्रोडक्टिविटी, कि जिन लोगों ने प्रोडक्टिव ज़्यादा काम किया होता है, उनकी जो परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा होती है, तो उनको उनकी उम्मीद से ज़्यादा अदा किया जाता है। अल्टरनेटिव फॉर रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये फ्लैट अमाउंट फॉर ऑल एम्प्लॉइज़, ये फ़िक्स अमाउंट तो सभी एम्प्लॉय को अदा किया जाता है। सेम परसेंटेज ऑफ बेस सैलरी फॉर ऑल द एम्प्लॉइज़, इसके तहत एक बेसिक सैलरी सभी एम्प्लॉइज़ की जो सैलरीज़ होती हैं उसके अंदर शामिल होती है। परसेंटेज ऑफ द गेंस बाय कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज़, और उन लोगों को परसेंटेज के हवाले से एक्स्ट्रा अदायगी कर दी जाती है कि जिनकी परफॉर्मेंस जो है उस ग्रुप के अंदर रहते हुए ज़्यादा अच्छी होती है, इम्प्रूव्ड होती है, प्रोडक्टिव होती है। आप परसेंटेज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट मेजर्स, यानी एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क के अगेंस्ट इसको मेजर कर लिया जाता है और फिर इनकी अदायगी की जाती है। नंबर 2, इसी तरह प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर अब पहले गेन शेयरिंग था और अब प्रॉफिट शेयरिंग है। अ सिस्टम टू डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉइज, जैसा कि नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड करता है। ये अपनी टोटल अर्निंग का 5% जो है एनुअली अपने एम्प्लॉइज़ को बोनस की सूरत में या प्रॉफिट शेयरिंग की सूरत में अदा करता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसके क्या होते हैं? इससे इम्प्रूव होती है प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। रिक्रूट और रिटेन द एम्प्लॉइज़ को साथ या पास रखने में आपकी मुआवनत होती है। इम्प्रूव प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी, से क्वालिटी की बेहतरी आती है। और इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉइज़ का जो मोरल है यानी उनका जो हौसला है, उनकी जो मोटिवेशन लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। जबकि इसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इससे आपको ये होता है कि अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करना पड़ती है ताकि सारे अंदाज़ा लगा लें कि टोटल अर्निंग क्या बनेगी और उसका 5% क्या बनेगा, या जो भी परसेंटेज उसने तय की हुई हो। वेरिएबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईयर टू ईयर ऐसे होता है, ये प्योरली मार्केट के हालात पे या इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। जैसे मार्केट के हालात होंगे उसके मुताबिक इसकी अदायगी की जाती है। प्रॉफिट रिजल्ट्स नॉट स्ट्रांगली टाइड टू एम्प्लॉय एफर्ट्स, प्रॉफिट्स का ताल्लुक एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस के साथ नहीं होता बल्कि कंपनी की ओवरऑल मार्केट वर्थ के साथ होता है या मार्केट के अंदर उसकी परफॉर्मेंस के साथ होता है, और इसमें ज़्यादा रोल जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले प्ले करते हैं। नंबर 3, एम्प्लॉइज़ स्टॉक ऑनरशिप प्लान्स, ये क्या होता है कि एम्प्लॉइज़ को एक सेंस ऑफ ऑनरशिप देने के लिए कंपनियाँ पीरियडिकली या शेयर इशू करते हुए एक फ़िक्स पोर्शन अपने एम्प्लॉइज़ को ऑफ़र करती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि एम्प्लॉइज़ के अंदर सेंस ऑफ ऑनरशिप जो है वो बढ़ती है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी जॉब को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको जो फिर यहाँ से बेनिफिट मिलता है, एक तो एक एम्प्लॉय के तौर पे जो बेनिफिट मिलता है वो मिलेगा, और दूसरा एक ऑनर के तौर पे अगर वो कंपनी का सब्सक्राइबर बन जाता है शेयर्स खरीदने से, तो उसको डिविडेंड की सूरत में भी अदायगी की जाती है। ESOP एडवांटेज इसके क्या है? यानी ESOP है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट फॉर द ESOP अर्निंग, यानी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको फिर फेवर किया जाता है क्योंकि इनकी सैलरीज या रिवार्ड ज़्यादा पे होने की वजह से कॉस्ट ज़्यादा शो हो जाती है, इनकम कम रिपोर्ट होती है और प्रॉफिट उसका जो टैक्स है वो इनको कम पे करना पड़ता है। एम्प्लॉइज़ मोटिवेटेड बाय ओनरशिप इन दी फर्म के जो ऑनर्स होते हैं वो उनको जो है बेहतर तरीके से वो अदा कर सकते हैं, इनको ऑनर कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। रिटायरमेंट बेनिफिट इज़ टाइड टू द फर्म्स परफॉर्मेंस, ये इन बेनिफिट्स का ताल्लुक फर्म की परफॉर्मेंस के साथ होता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो इसकी अदायगी नहीं की जाती, लेकिन अगर फर्म की परफॉर्मेंस एज अ होल बेहतर या इम्प्रूव्ड हो तो फिर आप हकदार होते हैं कि आपको भी इसमें से हिस्सा दिया जाए। मैनेजमेंट टूल टू फेंड ऑफ हॉस्टाइल टेक ओवर अटेम्प्ट्स, तो इसमें ये होता है कि मैनेजमेंट जो है
वो इस तलाश में रहती है कि उन चीज़ों की, उन लूप होल्स की निशानदही की जाए कि जिसकी वजह से लोगों को अदायगी ना करना पड़े। तो अगर इस तरह का निज़ाम एक ऑब्ज़र्वेशन में आ जाए तो एम्प्लॉइज़ जो हैं इससे उनका हौसला टूट जाता है और वो ज़्यादा एफ़र्ट करने की, काम करने की कोशिश नहीं करते। तो स्टूडेंट, आज का हमारा ये जो टॉपिक है, ये लेक्चर नंबर 10 मोटिवेशन हमारे लिए जो टॉपिक था हमारा कि कंपेंसेशन प्लान्स एंड रिवार्ड सिस्टम, इसका पार्ट बी, जिसमें हमने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पे पैकेजेस की बात की है, इंसेंटिव सिस्टम्स की बात की है, इंडिविजुअल इंसेंटिव्स की बात की है और ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स की बात की है। बड़ा कम्प्रिहेंसिव और इसका लेबर के अंदर, एक इंडस्ट्रियल सेटअप के अंदर HR डिपार्टमेंट में बड़ी ही क्लियर इम्प्लीकेशन होती है और इसका रोल बड़ा अहम होता है। स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।